हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम विज़न आईएएस पीटी 365 कवर कर रहे हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी की कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हो। आगे पर्यावरण की आ गई है। आर्ट एंड कल्चर अभी छोड़ रखा है, उसको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। इन्वायरमेंट पढ़ने की शर्त ये है कि अगर आपने कोई बेसिक बुक पहले पढ़ रखी हो, लाइक अगर आपने दृष्टि की कोई बुक पढ़ी हो, या आपने क्रॉनिकल की इन्वायरमेंट करके एक बुक आती है उसको पढ़ा हो, या शंकर आईएएस की आजकल ट्रांसलेटेड जो है वो भी इन्वायरमेंट की मार्केट में पीडीएफ उपलब्ध रहती है, या प्रिंट आउट करके आपने उसको पढ़ा हो। कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है उसके लिए, ओल्ड वाली, उसके कुछ 4 चैप्टर हैं वो काम के होते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा संस्कृति आईएएस का जो मॉड्यूल है, ठीक है, या किसी भी कोचिंग का जो मॉड्यूल है जो इन्वायरमेंट के टेस्ट कराते हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है, मतलब जो रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर एज अ रेफरेंस दे रखे हैं कि आपको यहाँ से पढ़ना है, तो वो आप एक बार वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के जो बेसिक पढ़ने के बाद जब आप इन्वायरमेंट की ये पीटी 365 पढ़ोगे तो आपके काम आएगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो भी आप जाके एक बार रिवाइज़ कर लो। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवाइज़ होंगी, कुछ अगर रिवीजन के अभाव में क्या होगा कि ऊपर से निकल जाएंगी। तो फिलहाल इसको शुरू करते हैं। पर्यावरण में अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है वन्य जीव और संरक्षण, यानी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। और उसमें सब टॉपिक दिया है संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची। आपने रेड लिस्ट देखी होगी, पढ़ते भी हैं कि कौन से कैटेगरी में है। तो आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची को अपडेट किया है, ठीक है। आईयूसीएन की लाल सूची उन प्राणियों, यानी प्राणियों, पादपों और कवक प्रजातियों, ठीक है, कवक भी ऐड होता है इसमें, तो कवक प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो विलुप्त होने के खतरे में है। अब ये कितनी कैटेगरी होती है? 9 श्रेणियों में। ये भी याद रखिएगा कि आईयूसीएन जो है 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है विलुप्त होने के खतरे के निकट होने के पैमाने को, ठीक है। आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल श्रेणियां कौन सी हैं? एक तो ये विलुप्ति का बढ़ता जोखिम है, इधर से इधर जो है विलुप्ति का बढ़ता जोखिम हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो हो गया नॉन इवेल्युएटेड, डेटा डिफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंस्टिक्ट इन द वर्ल्ड और एक्सटिंक्ट। तो ये कुल मिला के, ठीक है, तीन तीन के उसमें विभाजित हैं। अब इसमें हम देखेंगे लीस्ट कंसर्न, डेटा एफिशिएंट और नॉन एवेल्युएटेड। अब इसमें क्या कैटेगरी होती है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। और संकट उन्मुख, यानी इसका आशय है यह है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। तो ये सारी किस्में आएंगी लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट और नॉन एवेल्युएटेड में, ठीक है। तो ये जो अलग अलग इसमें दे रखी हैं। फिर आगे हम देखेंगे, अब जैसे वल्नरेबल में क्या आता है, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा, यानी हाई रिस्क बना हुआ है। अपना जो प्राकृतिक परिवेश है उससे विलुप्त होने का हाई रिस्क बना हुआ है, तो वो प्रजाति वल्नरेबल में आएगी। इंडेंजर्ड में क्या आता है, इसका आशय है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा, यानी वेरी हाई रिस्क है, तो ये आ जाएगा इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है कि इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के प्राकृतिक परिवेश से कैटेगरी है उच्च और उच्च खतरा, ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा, यानी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क और एक्सट्रीमली हाई रिस्क। तो इसमें वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में ये डिवाइड है। अगला है इंस्टिक्ट, यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है, प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त। तो इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है और उसके कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था या कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित हैं, जैसे कि वो चिड़िया विड़िया घर में अभी बंद है, ठीक है। विलुप्त मतलब बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है, तो ये आपने याद रखना है। वे प्रजातियां जिनकी स्थिति में सुधार हुआ है या गिरावट आई है, तो इसमें पहली प्रजाति है ला गोमेरा विशाल छिपकली। अपडेटेड स्थिति क्या है, ये एंडेंजर्ड आ गई है, पहले क्या थी उसको भूल जाइए, एंडेंजर्ड है इसकी कैटेगरी, ठीक है। बाकी इसका पर्यावास कहाँ है, कैनरी द्वीप समूह, और ये कहाँ है, स्पेन में। अगला है कोपिया पोवा कैक्टी। तो इस प्रजाति के 82% पादप विलुप्त होने के खतरे में है, यानी अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है
और सजावटी कैक्टस चिली के अटाकामा तटीय रेगिस्तान की ये स्थानिक प्रजाति है। फिर है ग्रैंड कैनेरिया विशाल छिपकली, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये स्पेन में कैनरी द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, अगला है ग्रैंड कैनेरिया स्किंक, ये भी इंडेंजर्ड है और ये स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में पाई जाती है। इबिजा वॉल छिपकली, ये इंडेंजर्ड है, पहले नियर थ्रेटेंड थी। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है और ये स्पेन के एबिजा और फोर्मेंटेरा द्वीप समूह में पाई गई है। फिर है बोर्नियन हाथी, ये किस में है? ये इंडेंजर्ड है। यह विश्व का सबसे छोटा हाथी है। यह बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों में पाया जाता है और यह चौड़े चेहरे वाला हाथी होता है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई विशेषता। अगला टॉपिक है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस यानी SFTLC। तो हाल ही में SFTLC की मेजबानी भूटान सरकार द्वारा की गई है और इसका समर्थन किसने किया है? बाघ संरक्षण गठबंधन ने इसका समर्थन किया है। अब हम देखेंगे, एक तो दो टर्म आए हैं, एक आया है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस और दूसरा आया है बाघ संरक्षण गठबंधन यानी TCC। तो होता क्या है? अब SFTLC का उद्देश्य नई वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करके और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर बाघ संरक्षण एवं टाइगर लैंडस्केप्स यानी बाघ परिदृश्य के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसा कि पारो स्टेटमेंट में कहा गया है। इसका लक्ष्य है 2034 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि जुटाना है। कब तक? 2034 तक। और कितनी? $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक है, तो ये हो गया। बाघ संरक्षण गठबंधन क्या है? तो बाघों के संरक्षण के लिए कई संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है। इनके सदस्य में है, इसके सदस्य संगठनों में यानी इस गठबंधन में एक तो IUCN आता है, UNDP आता है और WWF आदि शामिल है। तो ये मतलब जो प्रमुख संगठन है वो इसमें शामिल है। SFTLC में संधाड़ी वित्त हेतु की गई पहले की गई है। अब इसमें क्या पहल की गई थी? SFTLC में है क्या कि 2034 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाना है। अब इस वित्त के लिए क्या पहल की गई है? एक तो है टाइगर लैंडस्केप्स इन्वेस्टमेंट फंड। इस फंड को UNDP द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो प्रकृति अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। दूसरा है टाइगर बॉन्ड्स। इसे निजी क्षेत्र के निवेशकों को जोड़ने और प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसने प्रस्तावित किया है? एशियाई विकास बैंक ने प्रस्तावित किया है। ये आपने याद रखना है कि प्रस्तावित किसने किया है? एशियाई विकास बैंक ने। अब यहाँ पर पैंथेरा टिग्रिस यानी भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर की बारे में थोड़ा जो है डिटेल दी है। पर्यावास की अगर हम बात करें तो बाघ के प्राकृतिक पर्यावास वाले देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, भारत में जो बाघ का पर्यावास क्षेत्र है, एक तो ये शिवालिक गंगा मैदान में मिलता है, मध्य भारत और पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में भी है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों एवं ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान, सुंदरबन इत्यादि में इनका जो है पर्यावास है। बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का स्थान है। तो बाघों की सबसे अधिक जो संख्या है वो मध्य प्रदेश नंबर 1, कर्नाटक नंबर 2 पर और उत्तराखंड है नंबर 3 पर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह भारत की फ्लैगशिप प्रजाति है, अम्ब्रेला स्पीसीज है। बाघ एकांत प्रिय जीव है जो निशाचर होता है। ठीक है, और अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। आमतौर पर एक वयस्क नर का क्षेत्र 2 से 7 मादाओं के क्षेत्र को मिलाकर हो सकता है। प्रत्येक बाघ के शरीर पर मौजूद धारियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक समान धारियां नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे सभी मनुष्यों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार सभी बाघों की धारियां भी अलग अलग होती हैं। तो ये इसमें मुख्य अंतर होता है। इनको खतरा क्या है? एक तो इनका पर्यावास नष्ट हो रहा है, शिकार प्रजातियों की कमी हो रही है, गैर कानूनी शिकार हो रहा है, अवैध व्यापार और मनुष्यों के साथ इनका आए दिन संघर्ष होता रहता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आज बाघ ने यहाँ की ये कर दिया। इनके संरक्षण से संबंधित क्या प्रयास किए गए हैं, ये बहुत पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, PCS का क्वेश्चन है। ठीक है, मैचिंग में आ जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रायोजित मतलब सेंट्रल स्टेट का इसमें हाथ रहेगा। इसका उद्देश्य है स्वस्थानीय संरक्षण करना, इन सिटू अपने स्थान पर उनका संरक्षण करना है। NTCA यह एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करके किया गया था। ठीक है, यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। दूसरा है M-STRIPS। ठीक है, ये भी पूछा गया है, ये UPSC पहले एक बार पूछ चुकी है। तो यह डिजिटल निगरानी प्रणाली है, किसके लिए? बाघों के लिए। ग्लोबल
टाइगर इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च हुआ और ये विश्व बैंक की एक पहल है। ग्लोबल टाइगर फोरम, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। अन्य उपाय की बात करें तो कैट्स और WWF की टाइगर्स अलाइव पहल, ये कुछ जो प्रयास हैं बाघों के संरक्षण के लिए। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत संशोधन के अनुसार साइट्स की परिशिष्ट में शामिल सभी प्रजातियां अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध की गई हैं। ठीक है, यानी ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध की गई हैं जो साइट्स की परिशिष्ट में शामिल हैं। बाघ परिदृश्य की बात करें तो बाघ परिदृश्य उन पारिस्थितिकी रूप से जुड़े क्षेत्रों का व्यापक दायरा है जहां बाघों का प्राकृतिक आवास होता है। वर्तमान में यह एशिया में बाघों के मूल परिदृश्य के 8% से भी कम हिस्से तक सीमित रह गया है। शिवालिक पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान, ये हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत में बाघ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। IBCA की स्थापना संबंधी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्ट करते हुए इसकी सदस्यता ग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? तो 2023 में भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर भारत ने IBCA की शुरुआत की थी। किसने शुरू की है IBCA की शुरुआत? भारत ने। और किसके उपलक्ष्य में? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था और 2023 में इसके 50 साल पूरे हो गए, तो इस उपलक्ष्य में IBCA की शुरुआत की है भारत ने। भारत के अलावा निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया भी IBCA में शामिल हो गए हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत के साथ साथ और कौन कौन शामिल हुआ है, तो निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? भारत में रहेगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिग कैट की 7 प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। और ये 7 प्रजातियाँ कौन सी हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो ये 7 प्रजातियाँ हैं जो बिग कैट्स के अंतर्गत आती हैं। भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो 5 हैं बिग कैट्स की प्रजातियाँ ये यहाँ पाई जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है। पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ भारत में नहीं पाई जाती हैं, तो प्यूमा और जगुआर नहीं पाया जाता है। IBCA बहुराष्ट्रीय और बहु एजेंसी गठबंधन है और इसके भागीदार निम्नलिखित हैं। बिग कैट के पर्यावास वाले 95 देश, मतलब यहाँ पर ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, तो वहाँ के 95 देश। वे देश जहाँ बिग कैट्स की प्रजातियाँ नहीं पाई जाती लेकिन वे इसके संरक्षण में अभिरुचि रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, संरक्षण भागीदार और संबंधित वैज्ञानिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IBCA के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA का भागीदार संगठन बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत ने 2023-24 से 2027-28 यानी 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन देने की घोषणा की है। ठीक है, कब तक के लिए? 2023 से, ठीक है, 2023 से 2027, तो ये हो जाएंगे 5 साल, 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, 5 सालों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन दिया गया है। बिग कैट की अगर संरक्षण स्थिति की बात करें तो बाघ जो है वह एंडेंजर्ड है। ठीक है, जो बाघ है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वल्नरेबल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? शेर, चीता, हिम तेंदुआ और तेंदुआ। तो ये किस में आते हैं? वल्नरेबल में। नियर थ्रेटेंड में आता है जगुआर और लीस्ट कंसर्न किसके लिए है? प्यूमा के लिए। ठीक है, भारत में बिग कैट की 5 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं। तो ये आपको याद रखना था इसमें। अगला है एलिफेंट सेंसस 2023। तो दक्षिणी राज्यों में समान अवधि में हाथियों की गणना की गई है। ठीक है, कर्नाटक में 6000 से अधिक हाथी मौजूद हैं और यह दक्षिणी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, दक्षिणी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। किशोर हाथियों यानी 10 वर्ष और उससे कम आयु में उच्च मृत्यु दर व्याप्त है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो 10 वर्ष और उससे कम आयु के हाथी हैं उनमें उच्च मृत्यु दर है। इसके पीछे कारण क्या है? एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस के कारण ये मौतें हो रही हैं। बात अगर हम भारतीय हाथी की करें, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, तो ये मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी व उत्तरी भारत तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कुल वन एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। ठीक है, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि 50% से अधिक आबादी कहाँ भारत में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही होगा स्टेटमेंट। कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक है। ठीक है, और इसके बाद असम और केरल का स्थान है। तो हाथियों के मामले में कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पर है, असम नंबर 2 पर है।
और उसके बाद आ जाता है केरल, और वो किस नंबर पर है? 3 नंबर पर है। ठीक है। कुमकी हाथी, ये भारत में कैप्टिव एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। इन्हें जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अब इसकी अगर हम संरक्षण की स्थिति की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये अनुसूची 1 में है, और साइट्स की परिशिष्ट में भी ये नंबर परिशिष्ट 1 में भी ये शामिल है। आयुसीएन स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है। जो भारतीय हाथी है इंडेंजर्ड में आता है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में आता है, और WPA 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसकी विशेषताएं क्या हैं भारतीय हाथी की? ये अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी होते हैं। इनमें मजबूत पारिवारिक बंधन और बेहतर संचार कौशल भी देखा गया है। यह एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियों में से एक है। अन्य 2 उप प्रजातियां क्या हैं? एक तो सुमात्रन और दूसरी श्रीलंकन। इनका जीवन काल 60 से 70 वर्ष का होता है। 2020 का जो UPSC का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। गर्भाधान अवधि की बात करें तो मादा हाथी की गर्भाधान अवधि 20 से 22 महीने की होती है, और झुंड की सबसे उम्रदराज हथनी झुंड की मुखिया होती है। सेम स्टेटमेंट पूछा गया था कि झुंड की मुखिया कैसी होती है, मतलब कौन होता है जो हाथियों का झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करता है। ठीक है। मतलब स्टेटमेंट रूप में था, तो आप जब 2020 का PYQ देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। मानव बस्तियों के बसने, कृषि व उद्योग के विस्तार, मानव हाथी संघर्ष, अवैध शिकार आदि के कारण जो है हाथियों के पर्यावास सिकुड़ रहे हैं और ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं। इसके संरक्षण से संबंधित क्या प्रयास किए गए हैं? एक तो हाथी परियोजना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था ऐसे ही एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है हाथी परियोजना, ये कब शुरू हुआ था? 1992 में। हाथी की अधिक संख्या वाले 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं। कितने हाथी रिजर्व हैं? 33। और ये भारत के कितने? 14 राज्यों में है। ये पूछ सकता है कि हाथी के मतलब संरक्षण के लिए भारत के सभी राज्यों में जो है हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं, तो गलत हो जाएगा। कितने? 14 राज्यों में। या कोई संख्या दे देगा कि 12 राज्यों में या 15 राज्यों में, तो ये आपको याद रखना है। अब एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है। एशियाई हाथी चित्र देख लीजिए, ये थोड़ा अफ्रीकी हाथी थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। एशियाई हाथी की आयुसीएन स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है। बाकी अफ्रीकी हाथी, इसमें 2 कैटेगरी है, एक सवाना और दूसरा वन हाथी। तो जो सवाना हाथी है वो इंडेंजर्ड में आता है, और जो वन हाथी है ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है। CR में आता है। तो आप ये देखिए खाली एशियाई सवाना हाथी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। जो एशियाई हाथी होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं। इनका वजन 3000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। आप चित्र से देख सकते हो कि ये छोटे आकार के हैं इसके कंपैरिजन में। और जो अफ्रीकी हाथी होते हैं बड़े आकार के होते हैं, इनका वजन 4000 से 8000 किलोग्राम के बीच होता है। एशियाई हाथी के कान गोलाकार व छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथी के कान जो होते हैं वो पंखाकार व बड़े होते हैं। ठीक है। एशियाई हाथी की जो त्वचा होती है वह अपेक्षाकृत मुलायम होती है, जबकि अफ्रीकी हाथी की त्वचा अधिक झुर्रियों से युक्त होती है। फिर एशियाई हाथी का माथा जो है वो जुड़वा गुंबद वाला सिर होता है, जबकि अफ्रीकी हाथी एकल गुंबदी सिर वाला होता है। फिर आगे बात करें एशियाई हाथी में, तो केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं। ठीक है। जो केवल नर एशियाई हाथी होते हैं उनके दांत होते हैं, हथनियों के दांत नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। केवल मूल या प्राथमिक दांत पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथी और हथनी दोनों के दांत होते हैं। ठीक। ये एक मूल अंतर है एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में। दांत वाला बता देना आप अगर पूछा जाए कभी तो। अगला है स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। अब ये क्या है? तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने द स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन विश्व भर की गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। इस संगठन की स्थापना, ये जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना 1991 में, ठीक है, 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में की गई थी। राइनो की सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर दुनिया में लगभग 28,000 गैंडे शेष बचे हुए हैं। 2022 से 2023 के बीच अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है, और 2022 से 2023 के बीच में सफ़ेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाले गैंडे यानी भारतीय गैंडा की संख्या जो है वो लगभग स्थिर रही है। तो ये आपने याद रखना है। अगर ऐसे स्टेटमेंट दें कि 2022 से 2023 के बीच एक सींग वाले गैंडों या भारतीय गैंडे की संख्या में वृद्धि हुई है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? इनकी संख्या जो है वो लगभग स्थिर रही है। गैंडों के बारे में अगर हम देखें तो इनमें 2 अफ्रीकी प्रजातियाँ होती हैं, एक तो सफ़ेद गैंडा और दूसरा काला गैंडा।
तथा 3 एशियाई प्रजातियां होती हैं, भारतीय गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 प्रजातियां हो गई, 2 अफ्रीकी 3 एशियाई। गैंडों के संरक्षण हेतु क्या पहले स्टार्ट की गई हैं? एक तो भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण नीति 2019 जारी की गई है। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 जारी किया गया है और इंडियन राइनो विजन 2020 जारी किया गया है। अब यहाँ पर अफ्रीकी गैंडे और एशियाई गैंडे के बीच कुछ अंतर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। अफ्रीकी गैंडा, आकार की बात करते हैं, आकार के स्तर पर इन दोनों में क्या अंतर है? तो आकार, अफ्रीकी गैंडा सफ़ेद गैंडा हाथियों के बाद ज़मीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है, और एशियाई गैंडा, भारतीय गैंडा सभी एशियाई गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। ये जो एशियाई गैंडा की 3 प्रजाति हैं, इसमें भारतीय गैंडा जो है सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा से सबसे बड़ा है। अफ्रीकी गैंडा, इनकी कवच जैसी दिखाई देने वाली गांठदार त्वचा बहुत कम होती है, अधिक आक्रामक होते हैं, 2 सींग वाले होते हैं, तैरने में कुशल नहीं होते हैं, लड़ने के लिए सींगों का इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन पर उगने वाली छोटी छोटी घास और कम ऊंची वनस्पतियों को खाते हैं। ये बात हुई अफ्रीकी गैंडे की। एशियाई गैंडे की अगर हम बात करें तो इनकी कवच जैसी दिखाई देने वाली गांठदार त्वचा बहुत अधिक होती है और इसमें क्या था, बहुत कम होती है। जो भारतीय गैंडे या एशियाई गैंडे होते हैं ये कम आक्रामक होते हैं। ठीक है, एशियाई गैंडों में सुमात्राई गैंडा में 2 सींग होती है। जो सुमात्राई गैंडा है एशियाई प्रजाति है, इसमें 2 सींगें होती हैं, जबकि भारतीय गैंडा में और जावा गैंडा में 1 सींग होती है। और ये अच्छे तैराक होते हैं। एशियाई गैंडा जो है अच्छा तैराक होता है, लड़ते समय अपने निचले दांतों का उपयोग करता है, आहार के लिए लंबी घास, झाड़ी और पत्तियों पर निर्भर रहता है। अफ्रीकी गैंडा घास भूमियों, सवाना और झाड़ियों तथा रेगिस्तान में मिलते हैं, जबकि एशियाई गैंडा उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी घास भूमियों तथा सवाना व उष्णकटिबंधी आर्द्रवन में देखने को हमें मिलते हैं। अफ्रीकी गैंडा जो है इसमें सफ़ेद गैंडा, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। ठीक है, एंटी। और भारतीय गैंडा, इसका क्या है स्टेटस, आईयूसीएन वनरेबल है इसका। तो ये रहा इसमें। ठीक है, और अगर काले गैंडे की बात करें तो काला गैंडा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। काला गैंडा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ये अफ्रीकन प्रजाति है। और सुमात्राई और जावा गैंडा जो है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। तो आपने देखा 5 प्रजातियां हैं। ठीक है, 5 प्रजातियों में काला गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं। भारतीय गैंडा वनरेबल में आता है और जो सफ़ेद गैंडा है वो नियर थ्रेटेंड में आता है। अगला टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अगले चरण के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। और इस चरण की अवधि कितनी है, 2024 से 2029 तक के लिए। इसमें कौन सी प्रजातियां शामिल हैं? तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है और लेसर फ्लोरिकन को शामिल किया गया है। भारत में बस्टर्ड की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में बस्टर्ड की 2 अन्य प्रजातियां हैं, एक तो है बंगाल फ्लोरिकन और दूसरी है मैक्वीन बस्टर्ड। इस प्रजाति के लिए रिकवरी योजना सबसे पहले 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत शुरू की गई थी और 2016 में इसे नाम दिया गया बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट की अवधि को 2033 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना, प्रोजेक्ट की अवधि जो है 2033 तक बढ़ गई है और भारतीय वन्य जीव संस्थान ये इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। और इसको वित्त कौन देता है, यानी वित्त पोषण एजेंसी कौन है? तो ये है कैंपा, यानी राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कैंपा। अब ये जो सारे टर्म है ना, कैंपा हो गया, तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान हो गया, ये संगठन है। जब आप बेसिक बुक पढ़ते हो कोई, तो वहाँ आपको इनके बारे में सब कुछ पता होता है, इसीलिए पहले बेसिक पढ़ लीजिए, तब आप प्रो बनेंगे इसमें। ठीक है, भागीदारी एजेंसियों की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग, गुजरात एवं महाराष्ट्र वन विभाग इसमें भागीदारी एजेंसियां हैं। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? कंजर्वेशन ब्रीडिंग, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन का बाह्य स्थान एक्सिटू संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, एक्सिटू, ये इंसिटू नहीं है, बाह्य स्थान पर इनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये 1883 से प्रकृति संरक्षण के कार्य को बढ़ावा दे रहा है, ये इसमें सहयोगी एजेंसी है इस प्रोजेक्ट में। लेसर फ्लोरिकन की बात करें तो ये इसका चित्र रहा। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। लेसर फ्लोरिकन बस्टर्ड फैमिली का सबसे छोटा पक्षी है और इसकी संरक्षण स्थिति की अगर हम बात करें तो ये साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। लेसर फ्लोरिकन की बात हो रही है। और आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है,
पर्यावास स्थान कहाँ है इनका? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। खतरे क्या हैं इनको? प्रजनन स्थलों में कीटनाशकों का उपयोग, असामयिक घास की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई के कारण कृषि घास के मैदानों का कुप्रबंधन। तो ये इनके सामने कुल मिला के खतरे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो पहले इनका संरक्षण देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये चित्र है इसका, ये भी अच्छा लग रहा है। साइट्स के परिशिष्ट वन में आता है। आयुसीएन स्टेटस इसका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आयुसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बाकी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में ये भी शामिल है। यह स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है। तो अगर आप साइट पे देखोगे ना, तो ये जो 22 प्रजातियां हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा कि ज़्यादातर फोकस यूपीएससी में इन जो रिकवरी प्रोग्राम में शामिल प्रजातियां हैं उन पे रहा है। तो एक बार ये जो 22 प्रजातियां हैं इनको भी आप इनसे गो थ्रू हो लीजिएगा। पर्यावास की बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक या एंडेमिक पक्षी प्रजाति है। ठीक है, मतलब ये लोकल आबादी है यहाँ की। भारत में इसकी अधिकांश आबादी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इनकी कुछ संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। बाकी इनकी अधिकांश आबादी राजस्थान और गुजरात में मिलती है। इनके प्रमुख पर्यावास क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया है। जैसे एक हो गया मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ है? राजस्थान में है। नलिया घास का मैदान ये कहाँ है? लाला बस्टर्ड वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। राजस्थान में जीआईबी संरक्षण प्रजनन केंद्र कार्यरत है। जैसलमेर में राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान होता है। और अबू धाबी में स्थित नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर में कर्मियों को कृत्रिम प्रजनन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। तो ये कुछ संरक्षण संबंधी प्रयास हैं। जो फिलहाल पीटी के लिए काम की चीज़ें ये हैं पर्यावास और ये इनका स्टेटस। खतरा क्या है? शिकार, विद्युत लाइन से टकराव, ठीक है। अब खेतों में जो है विद्युत लाइनें यहाँ पर लगी हैं, ये उड़ते हैं, ये बेचारे तार से यहाँ पर टकरा जाते हैं और इनकी मृत्यु हो रही है। आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक, अब जब ये कीटनाशक खाते हैं मतलब ये कीड़े खाते हैं, अब जब कीड़े खाएंगे तो उससे भी इनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, क्योंकि कीड़ों में रसायन होता है, पहले कीड़ों को मारने के लिए रसायन डाला जाता है और ये बेचारे खा लेते हैं कीड़े। यह पक्षी लंबी घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि में पाया जाता है। यह सर्वाहारी पक्षी है, ठीक है, सर्वाहारी पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सामने की ओर अधिक दूर तक नहीं देख पाते हैं। इसमें आगे है कि नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में एक गुलर पाउच यानी गले में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें वे हवा भरकर जोर से आवाज़ निकालते हैं ताकि मादा पक्षियों को आकर्षित किया जा सके। तो ये भी मतलब ऐसे कुछ मिला के गाते चलते होंगे, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए, है ना, तो इसलिए आवाज़ निकालते हैं। नर प्रजाति नवजात के पालन पोषण और उनकी देखभाल में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। कुल मिला के ये पालन पोषण में निठल्ले किस्म के प्राणी हैं। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास वाले इलाकों में बिजली लाइनों पर प्रतिबंध के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास वाले इलाकों में ओवरहेड हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु दिए गए अपने पहले के व्यापक दिशा निर्देश को संशोधित किया है। अब क्या कहा है कि कोर्ट ने जीआईबी के पर्यावास वाले सभी इलाकों में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए दिए गए अपने पहले के व्यापक दिशा निर्देश को वापस ले लिया है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो प्राथमिकता वाले इलाकों के रूप में पहचाने गए पर्यावास में ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों की संभावना, दायरा, व्यवहार्यता और सीमा निर्धारित करेगी। मतलब इसमें यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो ऊपर बिजली की लाइनें हैं, ठीक है, ये उड़ते हैं, यहाँ टकरा जाते हैं, तो इससे इनकी मृत्यु हो रही है, तो ये वाली लाइनें क्या करो, आप ज़मीन के नीचे बिछा दो, ठीक है। तो पहले इन्होंने ये फैसला दिया था, अब क्या किया है, इसको वापस ले लिया है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो आगे उस आधार पर काम करेगी। अगली है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं भारत में। भारत ने 1975 में ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, तो एक तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई, 1975 में। तो ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी और यह परियोजना जो है यूएनडीपी और एफएओ के सहयोग से आरंभ की गई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 1975 में शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई, ओडिशा के भितरकनिका में। और शुरुआत किसने की या सहयोग किसने किया, यूएनडीपी और एफएओ ने। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर की गई है तो ओडिशा में स्थित एक या रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
यह मूल रूप से खाड़ियों और नहरों का नेटवर्क है। यह नेटवर्क ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा तथा पटासला नदियों के पानी से भर जाता है। यहाँ खारे पानी के जो मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी मिलती है। तो खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी हमें कहाँ देखने को मिलती है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो मगरमच्छ कशेरुकी सरीसृप वर्ग की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। ठीक है, ये रेप्टाइल वर्ग में आता है। खारे पानी की एक प्रजाति को छोड़कर लगभग सभी मगरमच्छ प्रजातियां मुख्य रूप से मीठे पानी के दलदलों, झीलों और नदियों में रहते हैं। यह सरीसृप अधिकतर रात्रिचर होता है। मगरमच्छ पोइकिलोथर्मिक जीव होते हैं। अब पोइकिलोथर्मिक जीव क्या होते हैं? तो पोइकिलोथर्मिक जीव अपने शरीर के तापमान को केवल एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, पोइकिलोथर्मिक एक जो टर्म है। बात करते हैं घड़ियाल की। तो घड़ियाल जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है, और जो इसकी स्थिति है, आयुसीएन स्टेटस है इसका, ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। पर्यावास, साफ व तीव्र प्रवाही जल वाली नदी के पर्यावास में भारत में चंबल और गिरवा, घाघरा, सोन और गंडक नदी में बेसिकली इनका पर्यावास है। घड़ियाल नाम उनके थूथन के अंत में एक बल्बनुमा नाभ की मौजूदगी के कारण दिया गया है। तो ये है घड़ियाल। ठीक है, ये इनकी एक नली निकली हुई है। ठीक, थूथन इसको बोलते हैं। थूथन के अंत में एक बल्बनुमा नाभ की मौजूदगी के कारण दिया गया है। विशेष रूप से भोजन हेतु मछली पर निर्भर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला क्या है? कवक मान्यता एवं संरक्षण। तो फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। फंजाई फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वावधान में लोगों से आग्रह किया कि वे जब भी फ्लोरा और फौना शब्दावली का प्रयोग करें तो उसके साथ कवक शब्द का भी प्रयोग करें। इन तीनों को सामूहिक रूप से पृथ्वी पर जीवन की त्रयी कहा जाता है। तो ट्रिनिटी में कौन शामिल हो जाएगा? एक तो फ्लोरा हो जाएगा, फौना हो जाएगा और साथ में कवक हो जाएगा। तो ये हो गया पृथ्वी पर जीवन की त्रयी। ठीक है, यानी ट्रिनिटी। अब हम फंगी या फंगा के बारे में देख लेते हैं। इसे किसी भी स्थान पर कवक की विविधता के स्तर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कवक R.H. वीटेकर द्वारा प्रस्तावित सजीवों के 5 जगत के वर्गीकरण में से एक है। ठीक है, जो सजीवों का जगत का वर्गीकरण हुआ था, किसने किया था? R.H. वीटेकर ने। कवकों की कई प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिका वाली प्रजातियां हैं और जबकि कुछ प्रजातियां जो हैं वो जटिल बहुकोशिकीय हैं। तो कुल मिला के जो कवक हैं वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। कवक की प्रजातियां स्थलीय, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सहित उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण से लेकर आर्कटिक क्षेत्रों में भी प्राप्त होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। इसमें काइटिन के भीतर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, बस। अब कवक का महत्व क्या है? एक तो है माइकोराइजल। ये पौधों की जड़ों के साथ परस्पर लाभकारी संबंध बनाते हैं जिससे वृक्षों की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर वृक्षों की वृद्धि में ये कवक सहायक होता है। कार्बन संचित करता है। अपघटन और पोषक तत्वों का चक्र या अपघटन का काम करते हुए अपशिष्ट को ह्यूमस में बदल देता है। ठीक है, और ह्यूमस जो है वो मदद करता है। माइको रिमेडिएशन या प्रदूषकों के अपघटन में मदद करता है, मतलब प्लास्टिक के अपघटन में मदद करता है। ये आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ ऐसे कवक हैं जो प्लास्टिक को खाते हैं, है ना। औषधि, यह एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन और संभावित साइकोथेरेपी का स्रोत भी है। फिर आगे अगर हम देखें, वनस्पति जात, प्राणी जात और कवक की तुलना अगर हम करते हैं, हमने ट्राइनिटी देखा, इसमें हम देखते हैं तो वनस्पति जात यानी प्लांटी, इसमें पौधे आते हैं। प्राणी जात एनिमेलिया यानी प्राणी आते हैं और कवक में तो कवक आते ही हैं। वनस्पति जात में उदाहरण क्या है? शैवाल, पुष्प, वृक्ष। ठीक है, प्राणी जात में कीड़े, सरीसृप और स्तनधारी। कवक में क्या आ जाता है? मशरूम आ जाता है, फफूंद आ जाती है और खमीर। ठीक, वनस्पति जात में जनन की क्या है? तो ये बीज, बीजाणु, वानस्पतिक जनन के माध्यम से ये होते हैं। बाकी प्राणी जात में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के माध्यम से निर्माण होता है और कवक में बीजाणु या अलैंगिक जनन के माध्यम से। ठीक है, अलैंगिक जनन के माध्यम से। वनस्पति जात प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राणी जात उपभोक्ता होता है, शिकार और शिकारी होता है, जबकि कवक जो है वो डिकम्पोजर यानी अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, अगला है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक तो ये आपने पढ़ा होगा मैब कार्यक्रम। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1971 में शुरू हुआ था और ये किसका कार्यक्रम है? यूनेस्को का मैब कार्यक्रम है। इस पर भी यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूनेस्को ने मैब कार्यक्रम के तहत कोलंबिया सहित कई देशों के 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR।
WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अब 136 देशों के 759 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। मैब कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसे 1971 में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों यानी मानव पर्यावरण संबंध के बीच, ठीक है, मानव और पर्यावरण के संबंध को बेहतर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर यानी जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें से 12 जो हैं वो WNBR में शामिल हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले शामिल किया गया था। तो याद रखना सबसे पहले इसमें कौन शामिल हुआ था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ था। अब बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो आपने ये देखा है कि संरक्षण की विधियाँ एक इन सिटू एक एक्स सिटू है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस में आता है, इन सिटू संरक्षण में आता है, ठीक है, यानी अपने उनके प्लेस पर। तो ये स्थलीय, तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विविध प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र हैं। ये 3 मुख्य क्षेत्रों से मिलकर बनता है। एक होता है कोर एरिया, इसमें अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र शामिल होता है। यहाँ सख्त नियम लागू होते हैं। तो अपने ऊपर अगर लागू करेंगे तो कोर एरिया मतलब आपके कोर ग्रुप या आपका जो बेस्ट फ्रेंड वाला एकदम क्लोजेस्ट वाले। फिर आ जाता है बफर जोन। तो बफर जोन में थोड़ा इधर उधर वाला मामला शामिल हो जाता है। तो इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अनुसंधान आदि को मजबूत करने वाली गहन पारिस्थितिकी पद्धतियों के साथ संगत गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशन एरिया। तो एक हो गया आपका कोर वाला, एक बफर में मतलब दोस्त का दोस्त, ठीक है, दोस्त बने कुछ अलग बने। अब ट्रांजिशन में क्या हो जाएगा, आपके दोस्त के दोस्त बनेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कि इस क्षेत्र में समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो पीयर ग्रुप यहाँ पर बढ़ता है बेसिकली। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो कोल डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कच्छ गुजरात में, पन्ना मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, नीलगिरी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, अगस्तमलाई केरल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नोकरेक मेघालय, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा असम, मानस असम, कंचनजंगा सिक्किम। तो ठीक है, ये हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आगे हम बात करते हैं इको सेंसिटिव एरिया या इको सेंसिटिव जोन की। तो कर्नाटक सरकार ने पर्यावरणीय क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण पर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तो ये जो कस्तूरी रंगन समिति है किससे रिलेटेड है, पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण पर, ठीक है। एक और गाडगिल समिति आपने पढ़ी होगी। कस्तूरी रंगन समिति ने क्या कहा था, समिति ने प्रस्ताव रखा था कि पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। कितना, 37% क्षेत्र को पश्चिमी घाट का। प्रस्तावित ईएसए का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक में है और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब हम देखेंगे ये होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ने ईएसए को ऐसे क्षेत्र या जोन के रूप में परिभाषित किया है जिनमें पहचाने गए ऐसे पर्यावरणीय संसाधन मौजूद हैं जिनका मूल्य अतुलनीय है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ अल्टीमेट चीज़ें हैं। इनके भूक्षेत्र, वन्यजीव, जैव विविधता तथा ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य के संरक्षण के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब ईएसए किसके तहत सूचित किए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया जाता है। ये आपके काम की चीज़ है और किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण करना, मानवीय गतिविधियों के कारण उनमें होने वाली गिरावट को रोकना, विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बैरियर या शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करना। इको सेंसिटिव जोन ट्रांजिशन जोन की तरह होते हैं। ये संरक्षण क्षेत्र अधिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक होते हैं। ईएसजेड में गतिविधियों को आमतौर पर विनियमित किया जाता है, ना कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें जो गतिविधियां हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है बल्कि उनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक। जैसे प्रतिबंधित कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप वाणिज्यिक खनन नहीं कर सकते हो, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते हो। रेगुलेट क्या चीज़ें हैं, पेड़ों की कटाई को रेगुलेट किया जाता है, मतलब जो खराब हो गए उनको पेड़ को काट सकते हो। होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना हो सकती है। किन चीज़ों की अनुमति होती है, जो स्थानीय समुदाय होते हैं वहाँ के, वो कृषि और बागवानी प्रथा कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं,
ठीक है। तो प्रतिबंधित, विनियमित और अनुमति की ये 3 कैटेगरियाँ हैं। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो आप ये देखो, यहाँ से गुजरात के पास से, ठीक है, ये गुजरात से लगता हुआ कहाँ तक आपका, केरल तक आपको दिखेगा, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट एरिया है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 दर्रे हैं। एक तो है पाल घाट गैप, थाल घाट और भोर घाट। ये आपने पढ़ा होगा, पहले पाल घाट, फिर थाल घाट और उसके बाद भोर घाट, ठीक। उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे ऊंचाई इसकी बढ़ती जाती है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, यह है अनाईमुड़ी। फिर यहाँ पर 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन सा? एक सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये आपने अपने बेसिक में पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो जाके आज पढ़ लीजिए। खनिज यहाँ पर कौन सा है? लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट, अयस्को से ये एरिया समृद्ध है, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ बोलते हैं, केरल और तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डमम हिल्स के नाम से ये जाना जाता है। यह विश्व में जैव विविधता के 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक है। भारत के कुल भाग के 6% हिस्से पर विस्तृत है, ठीक है। भारत की सभी पादप, मछलियों, उभयचर प्रजातियों, पक्षियों और स्तनधारियों की 30% से अधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। 2012 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। स्थानीय प्रजातियों की अगर हम बात करें तो नीलगिरी तहर हो गया और लायन टेल्ड मकॉक, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नीलगिरी तहर और लायन टेल्ड मकॉक, और नीलगिरी तहर जो है वो राजकीय पशु है कहाँ का? तमिलनाडु का। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, एक तो हम अभी ऊपर बताया था जो 12 जो रिकवरी प्रोग्राम में शामिल हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, उनके बारे में आपको डिटेल याद रखनी है। साथ ही जो राज्यों के राजकीय पशु हैं, ठीक है, जैसे तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है, तो इन सब का जो राजकीय पशु है उनके बारे में भी आपको डिटेल याद रखनी है। फिर पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, एक तो माधव गाडगिल समिति, जिसकी पहले भी बात कर रहा था, कस्तूरी रंगन वाली समिति हो गई है, बाकी इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, जो चीज़ें थी वो आपने याद कर ली ऊपर। अगला है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म, यानी इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। तो 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार किसको दिया गया है? IPBES को दिया गया है, और यह पुरस्कार जापान स्थित असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा हर साल दिया जाता है, ठीक है। अब IPBES के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 2012 में पनामा सिटी में की गई थी। IPBES एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है और यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विज्ञान नीति इंटरफेस को मजबूत करता है। कब स्थापना हुई थी? 2012 में, और कहाँ हुई थी? पनामा सिटी में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप, IPBES को सचिवालय की सेवाएं प्रदान करता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है, और भारत सहित 145 से अधिक इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश IPBES सदस्यता के लिए पात्र होते हैं, यानी जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं वो IPBES सदस्यता के लिए पात्र होते हैं। भारत सहित 145 जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है? वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास यानी IDWH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। अब इस योजना के बारे में हम देखें तो यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य भारत में वन्य जीव पर्यावासों का विकास करना है, ठीक है। योजना के घटक क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम यानी रिकवरी प्रोग्राम संचालित करना, और ये 22 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है जो रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलिफेंट की इसके अंतर्गत ये योजनाएं शामिल होती हैं। तो कुल मिला के ये था IDWH, ये केंद्र प्रायोजित एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में वन्यजीव पर्यावासों का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर।
तो हाल ही में केरल की थजाकारा पंचायत ने, ठीक है, थजाकारा पंचायत ने अपना अपडेटेड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रकाशित किया है। अब ये है क्या? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय लोगों के परामर्श से यह रजिस्टर तैयार करेगी। किनके परामर्श से? जो स्थानीय लोग हैं उनके परामर्श से ये तैयार करेगी बीएमसी। इसका उद्देश्य होगा जैव संसाधनों और इनसे संबंधित ज्ञान का रिकॉर्ड बनाना तथा उस रिकॉर्ड की सुरक्षा करना। इसमें क्या सूचनाएं शामिल होंगी? एक तो स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता और उनके औषधि या किसी अन्य उपयोग के बारे में जानकारी होगी। किसी अन्य पारंपरिक ज्ञान की भी जानकारी इसमें शामिल होगी। इससे होगा क्या? ठीक है, ये किया क्यों जा रहा है? तो यह जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान पर स्थानीय समुदायों के स्वामित्व के दावों का समर्थन करेगा और संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में मदद करेगा। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है कि ये इसका उद्देश्य क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। अगले टॉपिक की बात करें हम, तो अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024। तो किसने प्रकाशित किया है ये? येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ने ये प्रकाशित किया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इस सूचकांक में 180 देशों को जलवायु परिवर्तन समन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता आदि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें जो पहली रैंक हासिल की है, शीर्ष स्थान पर कौन है? एस्टोनिया है। ठीक है, एस्टोनिया नंबर 1 पर है। भारत की बात करें तो भारत 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 176। 2022 में विश्व में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। ये स्टेटमेंट आपको एकदम याद रखना है कि ठीक है, मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बन गया है? भारत। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? चीन को पीछे छोड़ दिया है। फिर आगे देखते हैं, आगे है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें भी 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 176। और ये 4 संकेतकों का उपयोग करता है। ठीक है, एक तो क्या है? भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और गवर्नेंस, भविष्य के रुझान। तो ये वाला वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जब निकला था पिछली बार इसमें 178 दी गई थी, अब की 176 दी गई है। और भारत के लोग जो हैं ये हाय तौबा मचा देते हैं कि ये सब गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे हम ऊँट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को, 2023 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष घोषित किया है। इस दिवस का उद्देश्य होगा कैमलिट्स के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। कैमलिट्स वास्तव में कैमलिडियाई फैमिली से संबंधित है, जिसमें ऊँट भी आते हैं। अब हम देखेंगे ऊँट के बारे में। ठीक है, जो बचपन में नहीं पढ़ा वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। ऊँट जो है ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अगर ऊँट ना देखा हो तो ये चित्र देख लीजिए। ऊँट के प्रकार क्या है? एक ड्रोमेडरी है, या इसको अरबी ऊँट बोलते हैं, एक कुबड़ वाला, और दूसरा होता है बैक्ट्रियन ऊँट, 2 कुबड़ वाला। कुबड़ पर भी यूपीएससी, कुबड़ मतलब कुबड़ से रिलेटेड, ऊँट से रिलेटेड यूपीएससी ने सवाल पूछा है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इन्हें लोग पालतू पशु के रूप में रखते हैं। ये स्तनधारी, शाकाहारी और उष्ण परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जानवर हैं। भारत में अगर ऊँट की बात करें तो यह राजस्थान का राजकीय पशु है। खराई ऊँट मैंग्रोव खाने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक एक बार में 3 किलोमीटर तक तैरते हैं। ठीक है, तो ऊँट तैर भी लेता है, जो खराई ऊँट होता है। ये ऊँट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट लद्दाख के नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। और ड्रोमेडरी ऊँट यानी जो अरबी ऊँट है वो गर्म रेगिस्तानों लाइक राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। अन्य प्रकार के जो कैमलिट्स होते हैं लामा, अल्पाका, गुआनाको और विकुना। तो बेसिकली आपको ये 3 याद रखने हैं जो भारत में है। वनों की कटाई और वनों के क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNREDD, ये आपने पढ़ा होगा। तो UNREDD ने रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवार्ड्स इनहेंस NDCs फॉर फॉरेस्ट, ठीक है, शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। अब इसमें क्या है? उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 शीर्ष देशों में से केवल 8 देशों ने ही अपने NDC में वनों की कटाई को कम करने के लिए स्पष्ट मात्रा आधारित लक्ष्य शामिल किया है। केवल 11 देशों के NDCs में वनीकरण और पुनर्वनीकरण से संबंधित मात्रात्मक लक्ष्य शामिल हैं। ठीक है, UNREDD के बारे में अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा, यह संयुक्त राष्ट्र का वनों और जलवायु से संबंधित प्रमुख ज्ञान एवं सलाहकार कार्यक्रम है
जिसका मुख्य उद्देश्य है पेरिस समझौते की उपलब्धि में सहायता करना। ठीक है, यह REDD+ सहायता का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता है। इसे कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था और इसे FAO, UNDP और UNEP तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? FAO करता है प्लस UNDP करता है और इसके साथ ही करता है UNEP। ठीक है, ये इनको सहायता प्रदान करते हैं। साझेदार देशों की अगर हम बात करें तो भारत सहित 65 देश जो हैं वो इसके साझेदार हैं। एक अगला है REDD+। ठीक है, तो यह फ्रेमवर्क सामान्यतः वारसा फ्रेमवर्क फॉर REDD+ के नाम से जाना जाता है, जिसे UNFCCC के पक्षकारों के 19वें सत्र COP19 में 2013 में अपनाया गया था। तो REDD+ कब आया है? 2013 में, जबकि REDD कब आया है? 2008 में। REDD+ में क्या है कि ये केवल निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वनों का संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन और वनों में कार्बन भंडार को बढ़ाना शामिल है, जबकि REDD जो क्या है वो निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण तक सीमित है। ठीक है, तो ये अंतर है REDD और REDD+ में। अगला है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, IAF। तो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के अंतर्गत UNFF के 19वें सत्र का आयोजन संपन्न हुआ है। तो अब ये है क्या? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या है? ठीक है, अभी इसका कौन सा 19वां सत्र संपन्न हुआ है। तो इसमें क्या है, विश्व 2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पिछड़ रहा है। तो यानी जो वन लक्ष्य बनाए गए हैं 2030 तक जो ग्लोबली उनको पूरा नहीं किया जा सकेगा। सदस्यों ने वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना की पुनः पुष्टि की है, और ये योजना क्या थी? 2017 से 2030। तो ये योजना की पुनः पुष्टि की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी 19 से इन 2 सालों में इतनी 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि से वनावरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% हो गया है। अब यहाँ तक जो है ये नई रिपोर्ट जो 2023 वाली है, अभी तक यहाँ तक इन्होंने इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि वो दिसंबर एंड में आई थी और ये इन्होंने अक्टूबर तक का करंट अपडेट किया है। तो अभी इसके हिसाब से देख लीजिए, 17 राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये बातें की गई हैं इसमें। अगर हम वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना 2017-2030 वैश्विक वन लक्ष्यों की बात करें, ठीक है, तो वन में क्या है? नष्ट वनावरण की क्षतिपूर्ति करना। दूसरे में क्या है? वनों से होने वाले लाभों और आजीविका में सुधार करना। तीसरा है वनों का संरक्षण करना तथा वन उत्पादों का संधारणीय उपयोग करना। चौथा कहता है संसाधन जुटाना, और पांचवा है समावेशी फॉरेस्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना। छठा क्या है? विभिन्न क्षेत्रकों को शामिल करते हुए सहयोग और कार्य करना। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख हो गए वन लक्ष्य। फिर UNFF के तहत वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बार वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना पर समझौता 2017 में आयोजित UN फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी UNFF के एक विशेष सत्र में आयोजित किया गया था। पहली बार ये 2017 में प्रकाश में आया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य UNFF भारत सहित इसके सदस्य हैं। इसमें 2030 तक हासिल किए जाने वाले 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबंधित लक्ष्यों का एक सेट शामिल है। तो ऊपर के जो 6 वैश्विक वन लक्ष्य हैं ये हमने देखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको 2030 तक पूरा करना था। ये लक्ष्य स्वैच्छिक हैं और सार्वभौमिक हैं। इसमें 2030 तक वैश्विक वन क्षेत्रफल में 3% तक की वृद्धि करने का लक्ष्य शामिल है, और यह वृद्धि 120 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रफल के बराबर है, जो फ्रांस के आकार से 2 गुना अधिक है। यह रणनीतिक योजना एजेंडा 2030 पर आधारित है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी अगर हम इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट की बात करें तो IAF है क्या? IAF की स्थापना 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 2000 में की गई थी। इसे वनों पर अंतर सरकारी पैनल 1995 टू 1997 और वनों पर अंतर सरकारी फोरम जैसी पूर्ववर्ती इकाइयों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो IAF 2000 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, साथ ही इस उद्देश्य के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। अब बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इनमें ये बहुत कम काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप छोड़ भी सकते हो। आगे देखते हैं। आगे है मैंग्रोव संरक्षण। तो IUCN ने रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम आकलन जारी किया है। इसके तहत जांचे गए मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से
लगभग 50% को वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब है क्या, तो IUCN के रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के तहत ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जैसे संगठनों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 44 देशों में 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। 44 देशों के 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। यह जैव विविधता कन्वेंशन के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लिए एक प्रमुख संकेतकों में से एक है। दक्षिण भारत, श्रीलंका, ठीक है, एक तो हो गया दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव और उत्तर पश्चिम अटलांटिक के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकृत हैं। ये आपको याद रखना है कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में कौन शामिल है, एक तो दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव और उत्तर पश्चिम अटलांटिक। अंडमान और बंगाल की खाड़ी ये लीस्ट कंसर्न है। दक्षिण भारत क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है और पश्चिम भारत जो है वो वल्नरेबल में है। ठीक है, ये एक स्थिति यहाँ पर आपको याद रखनी है, दो स्टेटमेंट खासकर। मैंग्रोव और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी और गर्म समशीतोष्ण तटीय क्षेत्रों में एवं दुनिया के समुद्र तटों का लगभग 15% कवर किए हुए हैं। ठीक है, कार्बन प्रच्छादन ये प्रकार या जिसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, यह समान आकार के उष्णकटिबंधी जैव विविधता संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण आदि का काम करते हैं। भारत में मैंग्रोव की स्थिति की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 के अनुसार भारत का लक्षद्वीप समूह और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। ठीक है, जो भारत का लक्षद्वीप समूह है और जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल है। भारत में मैंग्रोव वनों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन हो गया, महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, तो ये जो है वो प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र हैं भारत में। मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलों की अगर हम बात करें तो एक है मिस्टी योजना, जिसका नाम क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, मिस्टी योजना। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है, ये मैंग्रोव के लिए शुरू की गई है मिस्टी योजना। इसका उद्देश्य तटरेखा के साथ और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव के आवरण या क्षेत्र को बढ़ाना है। तो अगर ये अप्लाइड पार्ट है, ये अगर आएगा तो आप इसको आराम से कर लोगे। एक सेम पहल है, ठीक है। दूसरी है मैजिकल मैंग्रोव्स अभियान। इसके तहत WWF इंडिया द्वारा 9 तटीय राज्यों में नागरिकों को मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया है और मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। वैश्विक स्तर पर कौन सी पहले शुरू की गई हैं, एक है मैंग्रोव ब्रेक थ्रू। ठीक है, मैंग्रोव ब्रेक थ्रू ये ग्लोबल सिनेरियो में है। इसे मिस्र के शर्म अल शेख में UNFCCC के COP27 में यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया है, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने आरंभ किया था। कहाँ, COP27 में। यह सभी हितधारकों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव के भविष्य को सुरक्षित करने के लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो मैंग्रोव ब्रेक थ्रू है क्या, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव के भविष्य को सुरक्षित करना है, ये इसका लक्ष्य है। अगला टॉपिक है वन सलाहकार समिति। ज़्यादा देखना नहीं है, ये देख लीजिए वन सलाहकार समिति होती क्या है। तो यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, FAC गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को मंजूरी देता है। ठीक है, गैर वन उद्देश्यों के लिए FAC भूमि प्राप्त करने से संबंधित अनुरोध की वैधता का आकलन करता है, प्रभाव न्यूनीकरण योजनाओं का मूल्यांकन करता है और स्थायी पारिस्थितिकी तथा वन्यजीवों के पर्यावासों को होने वाले संभावित नुकसान पर विचार करता है। हालांकि गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के संबंध में FAC की भूमिका सलाहकारी प्रकृति की होती है तो ये सांविधिक निकाय, लेकिन जो इसकी सिफारिश होती है गैर वन उद्देश्यों के लिए, ये क्या होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है। अगला टॉपिक है वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, फेरी। तो अब ये है क्या, अब फेरी के बारे में हम देखते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल फेरी के बारे में अगर हम बात देखें तो यह सहयोग आधारित परियोजना है। कैसी है, सहयोग आधारित परियोजना है। इसे 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है, 2014 में।
दक्षिण कोरिया की कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने, ठीक है, CBD के कार्यकारी सचिव के सहयोग से शुरू किया गया था। बस याद रखना है 2014 में दक्षिण कोरिया ने शुरू किया था, अगर देश की बात करें, बाकी तो ये कार्यकारी सचिव ये सब बेकार चीज़ें हैं। CBD सचिवालय द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है। इसे आईची जैव विविधता लक्ष्य, आईची लक्ष्य आपने पढ़े होंगे, है ना, तो आईची जैव विविधता लक्ष्य 5, 14, 15, आईची किससे है, नगोया प्रोटोकॉल, है ना, और उसमें 20 लक्ष्य दिए हैं, जिसमें से यह आईची जैव विविधता लक्ष्य 5, 14 और 15 के अनुरूप पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण एवं पुनर्बहाली के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों व योजनाओं को क्रियान्वित करने में किसकी सहायता करता है, विकासशील देशों की, ठीक है, विकासशील देशों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये याद रखना है किसके लिए डिजाइन किया गया है, विकासशील देशों की सहायता के लिए। किस लिए, जो आईची जैव विविधता लक्ष्य हैं 5, 14 और 15, उनमें जो लक्ष्य दिए गए हैं उनको बनाना है, ठीक है, उनको राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप करना है। यह पहल KMGBF के कार्यान्वयन में विकासशील देशों को सीधे समर्थन देती है। बस इतना ही याद रखना, आगे भूल जाइए। अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ की प्रकृति पुनर्स्थापन योजना, EU's नेचर रिस्टोरेशन प्लान, NRP, ठीक है। अब ये है क्या, तो यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्रकृति पुनर्स्थापन योजना शुरू की है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब GDPR की बात हुई थी, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, है ना, तो इस पर UPSC ने क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया था। तो अब ये है प्रकृति पुनर्स्थापन योजना, ये भी यूरोपीय संघ ने शुरू की है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2019 में GDPR से संबंधित क्वेश्चन पूछा था UPSC ने, जो भी यूरोपीय यूनियन का था, है ना, यही अभी मैंने बात की। अब देखते हैं प्रकृति पुनर्स्थापन योजना जो कि यूरोपीय संघ की है। तो ये है क्या, यह पूरे यूरोप महाद्वीप पर लागू होने वाला एक व्यापक कानून है, पूरे यूरोप महाद्वीप पर लागू होगा। यह यूरोपीय संघ के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है और इसका लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनना, ठीक है, कब तक, 2050 तक। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ के भूमि और समुद्री क्षेत्रों में प्रकृति की दीर्घकालिक रिकवरी के लिए पुनर्स्थापन संबंधी बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करना है। इसका लक्ष्य है 2030 तक यूरोपीय संघ के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर करना है, ठीक है, कब तक, 2030 तक यूरोपीय संघ का कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्र को रिकवर करना है। साथ ही अंततः पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को 2050 तक रिकवर करना है। तो ये हो गया। कार्यान्वयन की बात करें तो इस योजना को यूरोपीय संघ के देशों की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा, ठीक है। इसमें आर्द्रभूमि भी शामिल होगी, वन घास के मैदान से संबंधित मौजूदा कानून, परागण करने वाले कीट, वन पारिस्थितिकी तंत्र आदि को शामिल किया गया है। तो यानी कुल मिला के इसका जो एरिया है वो ब्रॉड है। फिर अगला क्या है, EUDR, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपीय आयोग ने EUDR को लागू करने की तिथि को 1 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। अब EUDR है क्या, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि EU बाजार में आने वाली कुछ मुख्य वस्तुएं अब EU और विश्व के अन्य हिस्सों में वनों की कटाई व वन क्षरण में योगदान नहीं देती हैं। ये विनियम पाम ऑयल, सोया, बीफ, कोको और लकड़ी सहित कई तरह के उत्पादों पर लागू होते हैं, ठीक है। कंपनियों को उत्पादों के स्रोत को सत्यापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो संधारणीय तरीके से किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। यह कानून EU के बाजारों में निर्यात करने वाले देशों के लिए व्यापार बाधा यानी एक टैरिफ के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, EUDR हो गया। अगला टॉपिक क्या है, आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और महासागर, ठीक है, और इसमें सब टॉपिक है खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि यानी हाई सीज ट्रीटी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की जैव विविधता समझौते पर यानी BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इसे खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फिर अब खुला सागर या हाई सी या उच्च सागर होता क्या है, तो UN क्लॉज के अनुसार, ठीक है, UN क्लॉज के अनुसार किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या आंतरिक जल क्षेत्र के बाहर के जल क्षेत्र को क्या कहते हैं, खुला समुद्र कहते हैं। तो इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र और आंतरिक जल क्षेत्र। इस पर UPSC ने 2023 में क्वेश्चन पूछ रखा है, 2023 या 2022 में क्वेश्चन पूछा है। PYQ करते रहेंगे तो आपको ये आइडिया होगा। अब यहाँ पर दिया है प्रादेशिक सीमांकन की बात करें हम, टेरिटोरियल डिमार्केशन वाला, तो इसमें क्या है, UN क्लॉज महासागरों के विविध क्षेत्रों का सीमांकन करता है, ठीक है। प्रादेशिक समुद्र
यह तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। कितना? 12 समुद्री मील तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है, टेरिटोरियल सी। फिर है सन्निहित क्षेत्र, यह 24 समुद्री मील तक फैला होता है तथा एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें संबंधित देश के पास अपने प्रादेशिक क्षेत्र में उल्लंघन को रोकने के लिए निर्धारित प्रवर्तन अधिकार होते हैं। फिर होता है एक EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका विस्तार तट से 200 समुद्री मील तक हो सकता है और इस पर संबंधित देश को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्र तट से 12 समुद्री मील, सन्निहित क्षेत्र 24 समुद्री मील, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है ये तट से 200 समुद्री मील, लेकिन इस पर जो संबंधित देश होता है उसको पूर्ण संप्रभुता प्राप्त नहीं होती है। फिर क्या है? ग्लोबल कॉमन्स या वैश्विक साझा क्षेत्र। खुला समुद्र क्षेत्र कुल महासागर क्षेत्र के लगभग 64% यानी लगभग 2/3 क्षेत्र को कवर करता है और इसे ग्लोबल कॉमन्स माना जाता है। अब देखते हैं BBNJ के बारे में। तो इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर समझौता कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसरण यानी UN क्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जो BBNJ है ये UN क्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जब भी BBNJ समझौता लागू होगा तो यह UN क्लॉज के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा। अन्य 2 समझौते लागू हो चुके हैं, वो कौन से हैं? एक तो है UN क्लॉज के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का समझौता। इसमें यह है कि यह खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है, तथा 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता, ये प्रवासी मछली प्रजातियों के स्टॉक के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित है। अब बात हम BBNJ की कर रहे हैं, तो ये याद रखिए BBNJ को 2023 में अपनाया गया है और यह 2 वर्षों तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी। ठीक है, मतलब कानूनी रूप से ये बाध्यकारी होगी। जून 2024 तक 91 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 8 पक्षकारों ने इसकी अभिपुष्टि भी कर दी है। इसका उद्देश्य होगा वर्तमान एवं दीर्घावधि में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना, यानी खुले महासागर में बेसिकली समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। ठीक है, अगर दे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो आप टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। कौन कार्यान्वयन करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा। BBNJ समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो इसके लागू होने का दायरा क्या है? यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के समुद्री क्षेत्रों ABNJ पर लागू होता है। ठीक है, ABNJ मतलब एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, जो राष्ट्रीय सीमा से परे हैं, जिसमें खुला समुद्र भी शामिल है। यह किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसैन्य सहायता पर लागू नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसका केवल भाग 2 गैर वाणिज्यिक सेवा में किसी भी सरकारी जहाज पर लागू होता है और यह भाग समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है। तो ये बेसिकली जो है मिलिट्री जो है, युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसैन्य सहायता, उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें 4 मूल घटक शामिल हैं। क्या है? एक समुद्री आनुवांशिक संसाधन जिसमें लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण शामिल है। क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र जैसे उपाय शामिल हैं। पर्यावरणीय का प्रभाव आकलन और क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, तो ये इसके 4 मुख्य घटक हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम UN क्लॉज की बात करें तो यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो संपूर्ण विश्व के समुद्रों और महासागरों के मामले में कानूनी व्यवहार और उनके संधारणीय उपयोग के लिए व्यापक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। इसे 1982 में अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया 1982 में, और ये लागू कब हुआ है? 1994 में ये लागू हुआ है। भारत सहित 170 देश इसके पक्षकार हैं। यह महासागरों में गतिविधियों के संबंध में देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। साथ ही इसमें संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी प्रावधान किए गए हैं। UN क्लॉज अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण की स्थापना करता है। अगला है कोरल ब्लीचिंग। तो भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई और इससे मुख्यतः लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुए हैं। अब देखते हैं प्रवाल विरंजन की इस घटना के बारे में। तो पहला है लक्षद्वीप द्वीप समूह। इस द्वीप समूह का निर्माण कोरल एटॉल से हुआ है। इस मैप में आप देख लीजिए कि भारत में प्रवाल है कहाँ, है ना? तो एक तो ये कच्छ की खाड़ी में आपको थोड़ा सा दिख रहा है, फिर अरब सागर में कॉर्नर पर है ना,
लक्षद्वीप द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत में प्रवाल यहाँ पर है। बाकी लक्षद्वीप द्वीप समूह की बात करें तो इस द्वीप समूह का निर्माण कोरल अटॉल से हुआ है तथा ये कोरल ब्लीचिंग के कारण बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। अब कुल मिला के हमने देखा है कि यहाँ पर प्रवाल विरंजन हो रहा है, जो भी जहाँ पर भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, तो हमारी काम की चीज़ क्या है कि प्रवाल एवं प्रवाल विरंजन क्या है। तो कोरल यानी मूंगा या प्रवाल अकशेरुकी जीव है जो निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित है। क्या कौन सा समूह है? निडारिया। आमतौर पर इन्हें हार्ड कोरल या सॉफ्ट कोरल के रूप में जाना जाता है। हार्ड कोरल रीफ निर्माणकारी प्रवाल होते हैं। इनके चट्टान जैसे अस्थिपंजर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। प्रवाल भित्तियां हार्ड कोरल के पॉलिप्स से बनती हैं। ये जूजैंथले नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ये शैवाल इन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, मतलब दोनों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां क्या हैं? एक तो गर्म होनी चाहिए, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। लवणीय होना चाहिए जल, 32 से 42 पीपीटी। साफ और उथला समुद्री जल तथा स्थिर तापमान एवं प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, तब प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है? इन्हें लगभग 25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाली उच्च जैव विविधता और उत्पादकता होती है इनमें। इस वजह से इन्हें अक्सर समुद्री वर्षावन कहा जाता है। ये तूफान के प्रभाव या गति को कम करती हैं। इनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो गया, तो जानकारी हो गई कोरल के बारे में। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, यानी प्रवाल विरंजन क्या है? तो जब ये प्रवाल तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों जैसी स्थितियों में परिवर्तन से दबावग्रस्त होते हैं तो वे अपने सहजीवी शैवाल को स्वयं से अलग कर देते हैं। ठीक है, इससे वे पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो शैवाल था जूजैंथले, ये इनको क्या क्या दे रहा था? इनको रंग प्रदान कर रहा था। ठीक है, विशिष्ट रंग दे रहा था। जब ये अलग हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोरल ब्लीचिंग इन्हें कहा जाता है। वर्तमान में 2023-2024 में चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना दर्ज की गई है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर के तापमान में वृद्धि, समुद्र में अपशिष्ट जल का मिलना एवं प्रदूषण, अत्यधिक निम्न ज्वार। ठीक है, ये भी निम्न ज्वार जो है ये भी एक कारण है। महासागर का अम्लीकरण, जैविक आक्रमण, एपीजूटिक्स यानी कोरल में रोगजनक जनित विरंजन आदि, ये सारे जो हैं कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारक हैं। भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पहली है कानूनी जो पहल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 1991 जैसे कानून भारत में कोरल रीफ का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। प्रवाल प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, यह परियोजना 2008 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात वन विभाग ने शुरू की थी। ठीक है, बाकी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों को सफलतापूर्वक पुनः बहाल किया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कानूनी प्रयास हो गए हैं, या जो प्रयास किए गए हैं प्रवाल के संरक्षण के लिए, वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए फिलहाल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब वैश्विक पहल की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल, ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल क्या है? इसे 1994 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के पहले सम्मेलन में स्थापित किया गया था। भारत ICRI का सदस्य है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल रीफ्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल रीफ्स की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर, कहाँ पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर 300 आर्टिफिशियल रीफ्स यानी कृत्रिम भित्तियाँ स्थापित की गई हैं। इनके बारे में हम जानें तो यह वास्तव में प्राकृतिक पर्यावास को फिर से स्थापित करने या पुराने पर्यावासों को मजबूत बनाने के लिए तकनीक का उपयोग है। ठीक है, इन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र नितल पर स्थापित किया जाता है, जहां ये एक आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं। आर्टिफिशियल या कृत्रिम रीफ्स दरअसल प्राकृतिक रीफ्स की तरह ही काम करती हैं। इनमें चट्टानों, सिंडर ब्लॉक्स, लकड़ी, पुराने टायर, चूना पत्थर, स्टील, कंक्रीट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। राज्य का मात्स्यिकी विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रीफ्स का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अगला है रामसर स्थल। तो जहां तक अभी की बात है तो भारत से नई आर्द्रभूमियां रामसर साइट की सूची में शामिल हो गई हैं। जहां जब तक ये अपडेट है तब तक संख्या कितनी है? 85, और अभी कितनी हो गई है? 89।
तो नई शामिल की गई आर्द्र भूमियों के बारे में देखते हैं, जो 4 पहले शामिल हुई थी जब तक ये अपडेट हुआ है। तो पहला था नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित जलाशय नागी बांध और नकटी बांध हैं। ये दोनों पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नागी अभ्यारण्य गंगा के मैदान में स्थित है, परंतु इसका भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है। ठीक है, दक्कन के पठार के समान है। इन्हें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। एक था नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो नंजरायण झील एक बड़ी उथली आर्द्र भूमि है। इसका नाम राजा नंजरायण के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इसमें जल की आपूर्ति मुख्य रूप से वर्षा द्वारा नल्लर नदी में पहुंचने वाले जल से होती है। फिर है कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य। तो यह पांडिचेरी के उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की उथली झील है। ठीक है, यह झील उप्पुकल्ली क्रीक और इडई थिट्टू एस्चुरी द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। फिर तवा जलाशय, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है। यह तवा और देनवा नदियों के संगम पर निर्मित एक जलाशय है। इस जलाशय में जल की आपूर्ति के अन्य मुख्य स्रोत क्या हैं? मालिनी, सोनभद्र और नागद्वारी। ठीक है, 2022 में जब यूपीएससी ने नए क्वेश्चन पैटर्न एक किया था ना, जो मैच करने वाला कि कितने सही है, तो वहाँ पर ये आर्द्र भूमियों को मैचिंग में पूछा था। तो आर्द्र भूमि एक तो याद रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मैप बनाकर उसमें आप डिनोट कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आर्द्र भूमियों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जल के समृद्ध भूक्षेत्र होते हैं। रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी आर्द्र भूमि को निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होता है। इन मानदंडों में नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना आदि शामिल है। महत्व क्या है? तो पृथ्वी की सतह के केवल 6% हिस्से पर आर्द्र भूमियों का विस्तार है। इसके बावजूद ये विश्व की लगभग 40% जैव विविधता को जीवन प्रदान करती हैं। ये पृथ्वी की किडनी की तरह होते हैं, क्योंकि जलीय पादप भारी धातुओं और अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। अब इसमें रामसर कन्वेंशन की बात की गई है, यह आपने पढ़ा होगा अपनी बेसिक किताब में। यह एक अंतर सरकारी संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों का संरक्षण और उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में यह अपनाया गया था और ये लागू कब हुआ? 1975 में। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। फिर रामसर सूची की बात करें तो रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है। इसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसी रामसर साइट शामिल हैं जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानव जनित अन्य गतिविधियों के कारण इनके पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की आशंका है। तो मानव जनित गतिविधियों के कारण जिन रामसर साइट में कोई परिवर्तन आता है तो वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की जाती हैं। इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले पूछा है। अभी भारत के सिर्फ 2 जो स्थल हैं या 2 आर्द्र भूमियां वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। एक तो भारत की लोकटक झील और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किसके हैं? तमिलनाडु राज्य के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, सुर्खियों में रही आर्द्र भूमियां जो न्यूज़ में रही हैं, तो नंबर 1 पर रही है कांवर झील या कंवरताल। कांवर झील अब ये है कहाँ? ये बिहार का है। कांवर झील मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक है, ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इस झील को गंडक, बाया और करेह नदियों से पानी मिलता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल के रूप में देखा जाता है। दूसरा है पैंगोत्से झील। ये कहाँ है? लद्दाख में। तो यह एक एंडोर्फिक यानी भू आबद्ध झील है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। यह आपने याद रखना है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में है। इस झील के जल का रंग अलग अलग समय पर अलग अलग दिखता है, ये इसकी खासियत है। और यह सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये जो पैंगोत्सो झील है ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। फिर है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ देखने को मिलती है? हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। चिल्का झील के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल वाली लैगून झील है। सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का है। उसके बाद कौन सी है? पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह झील मुख्य रूप से कलंगी और अरनी नदी से जल प्राप्त करती है
और इस झील में बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। फिर है सुंदरबन मैंग्रोव। तो यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका नाम हेरिएटिएरा फोम्स प्रजाति के वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जिसे बंगाली भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये रही कुछ सुर्खियों में रही आर्द्र भूमियाँ। आगे अगर हम देखें तो आगे है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट PRI ने एक नई पहल शुरू की है। इसका नाम क्या है? स्प्रिंग। इस पहल का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना या प्राकृतिक स्थिति को फिर से बहाल करना है। अब स्प्रिंग इनिशिएटिव के बारे में अगर हम देखें तो यह 200 निवेशकों के गठबंधन द्वारा समर्थित है और ये निवेशक संयुक्त रूप से 15 ट्रिलियन की परिसंपत्ति का प्रबंधन करते हैं। प्रकृति के नुकसान से समाज को होने वाली हानि से निपटना, वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने हेतु कारपोरेट जगत की पहलों को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक पोर्टफोलियो वैल्यू बनाना। तो हालांकि ये वैसे तो कोई काम का है नहीं, ठीक है, बाकी नॉलेज के लिए याद रखिए। अगला है उथले जलभृत प्रबंधन, शैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट, सैम। तो तेलंगाना में सैम पायलट मॉडल लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च हुआ? ये तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। तो ये है क्या? यह एक संधारणीय शहरी जल प्रबंधन तकनीक है। ठीक है, शहरी जल प्रबंधन तकनीक है सैम। इसके अंतर्गत जल को बाहर निकालने के लिए उथले जल वाले बोरवेल्स की खुदाई की जाती है। इससे वर्षा के दौरान नीचे की परतों में जल का पुनर्संचय हो जाता है और जल स्तर में वृद्धि होती है। यह महुआ यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत योजना का हिस्सा है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था। अगला है फिश में पहल। ये भी हमारे कोई काम की है नहीं, इसलिए इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। आपको कवर करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लैंकटन क्रैश की बात करते हैं तो नोक्टिलुका सिंटिलंस जो फाइटोप्लैंकटन का एक प्रकार है, जब बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं तो इनका रंग लाल हो जाता है। इस स्थिति में उनकी कोशिकाओं से रंगीन रंजक या पिगमेंट बाहर निकलते हैं। ये रंजक फिर चट्टानों और समुद्री नितल से चिपक जाते हैं। इससे इन सतहों पर बायोफिल्म जैसी परत बन जाती है और रेड टाइड का कारण बनती है। तो कुल मिला के रेड टाइड क्या है? जो ये नोक्टिलुका सिंटिलंस हैं जो फाइटोप्लैंकटन का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये जब बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं, इनका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और फिर ये कोशिकाओं से अपना एक रंगीन रंजक या पिगमेंट बाहर निकालते हैं और ये रंजक चट्टानों से या समुद्री नितल में चिपक जाता है। तो इससे क्या होता है? ये रेड टाइड की एक घटना बन जाती है। ठीक है, जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन के कारण बाद के चरणों में भी प्लवक मर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें प्लैंकटन क्रैश, नाम से स्पष्ट था। अगला है गैप लिमिटेशन। तो गैप लिमिटेशन पारिस्थितिकी संबंधी एक अवधारणा है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि शिकारियों द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले शिकार का ही शिकार किया जा सकता है। ठीक है, यह शिकारी के जबड़े के खुलने या पंजे की पकड़ के दायरे या गैप से तय होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि जो बड़े शिकारी हैं वो बड़े शिकार को खा सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है कि गैप लिमिटेशन होता क्या है। मेगाफोना। तो मेगाफोना शब्द का इस्तेमाल एक निश्चित वजन सीमा, आमतौर पर 50 किलोग्राम से ऊपर के जीवों के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना, 50 किलोग्राम से ऊपर के जीवों के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? मेगाफोना। ठीक है, मेगाफोना को उनके आहार के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है मेगा हर्बीवोर्स यानी पादप भक्षी, मेगा कार्निवोर्स यानी मांस भक्षी, और मेगा ओमनीवोर्स यानी पादप और मांस भक्षी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रेमेटोलाइट। तो स्ट्रेमेटोलाइट्स वास्तव में क्या है? ये चट्टानी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियों द्वारा निर्मित होती हैं। स्ट्रेमेटोलाइट्स का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान की परतें। तो पूछ सकते हैं कि ये न्यूज़ में रहा है, ये क्या था? तो बता देना ये क्या है? लेयर्ड रॉक। ये पृथ्वी पर व्यापक ऑक्सीकरण परिघटना यानी ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं और इस परिघटना की वजह से ही पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ था और फिर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना बदल गई थी। ये आमतौर पर चरम जलवायु स्थिति वाली जगहों पर ही मिलते हैं और इसलिए दुर्लभ जगहों पर मिलते हैं और पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं। हाल ही में लाल सागर के पास मध्य पूर्व में उथले जल में लिविंग मरीन स्ट्रेमेटोलाइट्स की पहली बार खोज की गई है, इसलिए ये लाइमलाइट में था, तभी इसकी चर्चा की गई है। अगला है पर्यावरणीय DNA।
तो इन्वायरमेंटल डीएनए की अगर हम बात करें तो सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने स्थलीय व जलीय वातावरण में डीएनए छोड़ जाते हैं। जीव अपनी त्वचा, मलमूत्र आदि के जरिए इस डीएनए को वातावरण में निर्मुक्त करते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, ई डीएनए या इन्वायरमेंटल डीएनए कहा जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाने और जैव विविधता का आकलन करने के लिए ई डीएनए पद्धति का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। पारंपरिक तरीकों के विपरीत ई डीएनए अप्रोच विश्वसनीय और सटीक है और इसकी लागत भी कम है। ठीक है, इस जानकारी का आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची तैयार करने और अन्य संरक्षण उपायों के लिए आईयूसीएन को सूचित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। फिर अगला टर्म है उद्भवन। प्रजाति उद्भवन एक वंश विभाजन की घटना है। क्या है ये? वंश विभाजन की घटना है जो दो या दो से अधिक अलग प्रजातियों को जन्म देती है। ठीक है, यही उद्भवन इसमें पढ़ना था, बाकी आप छोड़ दो। अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं। अगला है जैव संदीप्ति। तो कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होता है, जैसे आपने जुगनू देखा होगा, तो कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होता है। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न एक ऊर्जा है। प्रकाश उत्सर्जन के लिए दो विशिष्ट रसायन की आवश्यकता होती है। कौन से होते हैं? लूसीफेरिन और लूसीफेरेज या फोटोप्रोटीन। ठीक है, दो टाइप के रसायन हैं, एक है लूसीफेरिन या फोटोप्रोटीन। जैव संदीप्त जीवों से नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। जैव संदीप्ति की परिघटना सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? समुद्री जीवों में देखी जाती है। समुद्री जीव जैसे स्पंज हो गया, जेलीफिश हो गया, हैचेट मछली हो गया, क्रमी, सी वॉलनट, जुगनू, कवक, बैक्टीरिया, जिलेटिनस, जू प्लैंकटन इत्यादि में यह गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये समुद्री जीव हैं जिनमें यह जैव संदीप्ति की घटना देखी जाती है। जैव संदीप्ति के कार्य क्या होते हैं? शिकारी जानवरों से बचने के लिए जीवों द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना, शिकार को अपनी ओर आकर्षित करना, समान प्रजातियों के बीच संचार स्थापित करना, तो ये इसके काम होते हैं। अगला है फैक्ट्री फार्मिंग। तो फैक्ट्री फार्मिंग का आशय है नियंत्रित परिस्थितियों में कम जगह में अधिक पशुधन और कुक्कुट पालन की प्रणाली से है। इसका उद्देश्य है कम लागत पर पशुधन की उत्पादन क्षमता और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को अधिकतम करना है। तो ये है फैक्ट्री फार्मिंग। ठीक है, अगला टॉपिक है वुडी अतिक्रमण। तो ये क्या होता है? वुडी अतिक्रमण से तात्पर्य है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्षों और झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि। ठीक है, कोई पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अगर वृक्ष और झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि हो जाए तो वो वुडी अतिक्रमण कहलाता है। यह स्थिति अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में देखी गई है। इसमें खुले पर्यावास अधिक वृक्षावरण या अधिक झाड़ियों वाले पर्यावासों में बदल जाते हैं। इसके चलते पारिस्थितिकी तंत्र में एक रूपता आती है। इसका अर्थ है कि विविध और बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र वुडी वनस्पतियों की एक जैसी परत में बदल जाता है। सवाना और घास के मैदानों जैसे खुले पारिस्थितिकी तंत्रों में वुडी अतिक्रमण के कारण घास के मैदानों में रहने वाले देशज पक्षियों की संख्या में कमी आई है। ठीक है, फिर अगला है ग्रीन एंड ब्लू वाटर। तो ग्रीन वाटर मिट्टी और वनस्पति में नमी को संदर्भित करता है, ये याद रखिएगा। जो ग्रीन वाटर है ये क्या है? मिट्टी और वनस्पति में नमी को संदर्भित करता है। जल विज्ञान चक्र का हिस्सा। ग्रीन वाटर को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर उपयोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा इन्हें वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है। यह वर्षा लाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी सहायक है। ये बात हुई ग्रीन वाटर की। अब अगर हम ब्लू वाटर की बात करें तो ब्लू वाटर के तहत झीलों, नदियों और जलाशयों में पाए जाने वाले सतही और भूजल को सम्मिलित किया जाता है। ब्लू वाटर का पुनर्भरण वर्षा द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर। अब सुर्खियों में जो संगठन रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स आप जो कि पढ़ते हो। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साइट्स का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, बाध्यकारी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे। आईयूसीएन के एक संकल्प के द्वारा 1963 में इसका मसौदा तैयार किया गया था और यह कन्वेंशन कब लागू हुआ? 1975 में। 1975 में साइट्स लागू हुआ था। 184 देश जो इसके पक्षकार हैं, भारत भी इसका एक पक्षकार है। ठीक है, इनके 3 परिशिष्ट हैं, वो हम देखते हैं। परिशिष्ट 1 क्या है? इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है और इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध होता है। तो परिशिष्ट 1 हो गया। परिशिष्ट 2 क्या हो गया?
इसमें शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं हैं, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है और इन प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए होता है? या तो निर्यात परमिट चाहिए या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आमतौर पर ऐसे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मतलब आवश्यकता हो ही। परिशिष्ट 3 की बात करें तो साइट्स के किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर किसी प्रजाति को इस परिशिष्ट में शामिल किया जाता है ताकि ऐसी प्रजातियों के असंधारणी या गैर कानूनी उपयोग को रोका जा सके। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो मेन हम परिशिष्ट 1 पढ़ते हैं, जो हम लगभग साइट्स के साथ IUCN स्टेटस देखते हैं, साथ में भारत में क्या स्थिति है, ठीक है, वो भी देखते हैं। फिर साइट्स 2 सूचकांक निकालता है, एक है रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट और एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। अगले संगठन की बात करें तो इसका नाम है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। और IUCN प्रकृति के संरक्षण और संधारणीय संसाधन उपयोग पर केंद्रित पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है और इसका गठन कब हुआ था? 1948 में इसका गठन हुआ था। सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अनुसंधान संस्थान इसकी सदस्यता लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण, संधारणीय विकास को ये बढ़ावा देता है और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय संबंधी नीतियों को आकार देता है। इसकी मुख्य पहल क्या है? IUCN ग्रीन लिस्ट, यह प्रभावी संरक्षण क्षेत्रों को मान्यता देती है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, संरक्षण संबंधी संवाद के लिए वैश्विक मंच है। और प्रकृति आधारित समाधान यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन NBS, तो ये जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति आधारित उपायों का उपयोग करता है। रिपोर्ट और सूचकांक की बात करें तो ये एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। इस रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे में डालती है। ठीक है, IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग 17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है। तो ये आप अगर कभी ऐसे लिखोगे, ठीक है, आंसर राइटिंग में, तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो। डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट जारी करता है IUCN। तो प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता का आकलन। फिर है जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधान, ये हमने ऊपर देख लिया है। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। यह संगठन लगभग 100 देशों में कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य है ऐसे नवीन समाधान विकसित करना और उनका लाभ पहुंचाना जो समुदायों, वन्यजीवों और उनके निवास स्थानों की रक्षा करे। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। स्विट्जरलैंड के मोर्गेस में स्थित IUCN के मुख्यालय में विश्व वन्यजीव कोष के रूप में इसकी हुई थी स्थापना। 1985 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया था और WWF इंडिया की स्थापना 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुई थी। यह विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर का आयोजन करता है। ठीक है, अर्थ आवर का आयोजन कौन करता है? WWF करता है। अर्थ आवर की उत्पत्ति 2007 में सिडनी में लाइट्स ऑफ मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था। यह हर साल अलग अलग देशों के स्थानीय समय के अनुसार मार्च माह में मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ आवर जो है अलग अलग देशों के स्थानीय समय के अनुसार हर साल मनाया जाता है मार्च माह में। इसकी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, इसने क्या बताया है कि पिछले 50 वर्षों यानी 1970 से 2020 में वन्यजीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। ताजे जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। ठीक है, ताजे जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है तो 2050 तक 1 से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। अगर भारत के उपभोग पैटर्न को अपना ले तो 2050 तक 1 से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो कुल मिला के जो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है जैव विविधता, वो कवर हो गया है। जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।